नमस्कार छात्रों, अब हम आज पढ़ेंगे इतिहास मध्य प्रदेश का। हम मध्य प्रदेश का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है प्राचीन इतिहास। पहले इतिहास समझेंगे ताकि हम समझ सकें कि जो है किस प्रकार मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, वर्तमान मध्य प्रदेश की नींव कैसी पड़ी। बिना इतिहास को जाने हम इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में, वहां से होते हुए हम वर्तमान मध्य प्रदेश तक पहुंचेंगे। तो हम देखें मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। तो इतिहास को हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास में हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद फिर राजनीतिक इतिहास में पहुंच जाएंगे। प्राचीन इतिहास को हम देखें तो हम इसको तीन भागों मुख्यतः चार भागों में बांटेंगे, बल्कि पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। नवपाषाण से पहले एक उत्तर पाषाण काल भी आता है, और उत्तर पाषाण और नवपाषाण के बाद ताम्र पाषाण भी आता है। तो हम बांटेंगे पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण, नवपाषाण और ताम्र पाषाण काल। दो कालों में और डिवाइड करेंगे। ये हमारा प्राचीनतम इतिहास रहेगा मध्य प्रदेश संबंधित। हम बात कर रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश में हम बात करें कि इतिहास के खोजकर्ता रहे कौन रहे हैं मध्य प्रदेश में, पाषाण काल के इतिहासों के बारे में जानकारी किसने दी है, तो उनमें आते हैं बीएस वाडकर। बीएस वाडकर, इन्होंने कायथा उज्जैन का क्षेत्र है जहां पर खोज की थी 1964 में, तथा जो है पुरा पाषाण काल के बारे में जानकारी दी थी। तो जो पाषाण काल के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है शुरुआती दौर में, तो वह प्राप्त होती है वाडकर के द्वारा। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है रायसेन क्षेत्र में जो भीमबेटका, वहां पर शैलचित्र प्राप्त हुए, करीब 700 शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। इसमें से 500 भित्ति चित्र अभी भी क्लियर हैं। उनसे भी हमें जो है पुरा पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अधिकतर जो चित्र थे वो लाल और सफेद रंग के थे। लाल और सफेद रंग के अधिकतर वृत्त चित्र थे। इसको भी वाडकर ने ही खोजा था, इसके बारे में प्रथम जानकारी उन्होंने दी थी। तो हम बीएस वाडकर को मान चलते हैं कि जो है पूरा पाषाण काल जो है या प्राचीन इतिहास जो मध्य प्रदेश का है, उसकी जानकारी हमको वाडकर के खोजों के बारे में बाद में पता चलती है। इसके अतिरिक्त जो होशंगाबाद क्षेत्र है, वहां पर पंचमढ़ी क्षेत्र प्रसिद्ध है। पंचमढ़ी क्षेत्र के पास में एक गांव है पानार क्षेत्र में मामा भांजा जो शैल है, उस पर भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इस पे करीब 29 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, तथा सबकी स्थिति बेहतर है। और यह भी जो है प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं। मामा भांजा शैल से प्राप्त शैल चित्रों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम पर्टिकुलर पुरा पाषाण काल पर आ जाए। पाषाण काल की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। प्राचीन इतिहास की मध्य प्रदेश की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। हम पुरा पाषाण काल में हैं, तो हम देखें जो इस काल के जो औजार थे वो महत्वपूर्ण थे। इसमें मुख्यतः देखिए अपन हस्तकुठार महत्वपूर्ण था। हस्तकुठार, तो सबसे पहले मनुष्य ने जो औजार बनाए थे वो हस्तकुठार था। कुल्हाड़ी का निर्माण किया था, तो पहला औजार मनुष्य ने बनाया था। तो 6 लाख वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में हम देखते हैं तो जो होशंगाबाद क्षेत्र है, रायसेन क्षेत्र है, इसके अलावा और भी कई स्थान जो हैं जहां पर सभ्यता की उत्पत्ति हुई, पाषाणकालीन सभ्यता की उत्पत्ति हुई, उसे मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण स्थान। हस्तकुठार का निर्माण यहाँ हुआ। भाषाओं का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, सभ्यताओं का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। तो अधिकतर सभ्यताएं मध्य प्रदेश में जन्मी शुरुआती दौर पर भी। हम खोज स्थान की बात करेंगे तो जो भी मध्य प्रदेश की नदियां हैं, जैसे हम कह देते हैं हथिनी, बरना, तवा, नर्मदा, है ना, बेतवा, ठीक है, चंबल, ठीक है, चंबल,
सोन, जो भी सबसे अधिक नदियां मध्य प्रदेश के पास में है। और इन अधिकतर नदियों में जो है, जो बड़ी नदियां की हम बात कर रहे हैं, जैसे नर्मदा, बेतवा, चंबल, सोन या सहायक नदियां जो हैं, हिरना, बरना, हथनी आदि नदियां, उन नदियों के किनारे मुख्यतः सभ्यता प्राप्त हुई है। नर्मदा मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थल है। यहीं पर उत्तर भारत से आई हुई संस्कृति और दक्षिण भारत से आई हुई संस्कृतियों का मिलन होता है। ठीक है, तो यहीं पर ही जो है सभ्यताओं का विकास होता है। मुख्यतः नर्मदा नदी क्षेत्र या होशंगाबाद क्षेत्र जो नर्मदापुरम क्षेत्र है, इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। हम खोज में सहायक क्षेत्रों की बात करें तो येल यूनिवर्सिटी महत्वपूर्ण रही, येल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी महत्वपूर्ण रही है। इसके अधिकतर वैज्ञानिकों ने बड़ी खोजें की हैं। इसके अलावा सागर की संस्कृति यूनिवर्सिटी, सागर संस्कृति यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करेंगे हम, पूना यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी यूनिवर्सिटी रही हैं जिनके द्वारा खोज की गई है। यूनिवर्सिटीज के अतिरिक्त जो है भारतीय पुरातत्व विभाग, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है, उनके द्वारा भी काफी खोजें की गई हैं। जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा भी खोज की गई है। जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कर रहे हैं, तो ये सब जो है महत्वपूर्ण भाग रहे हैं मध्य प्रदेश में पूरा पाषाण काल या कहे सभी पाषाण काल सभ्यताओं की खोज करने में। तो येल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा योगदान रहा है येल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। शुरुआत में विद्वानों ने इसकी खोजों को नकारने का प्रयास भी किया था, परंतु बाद में इन्हें स्वीकार कर लिया गया। खोज प्रारंभकर्ता अपन देखें येल यूनिवर्सिटी की तरफ से रहे थे डॉक्टर डिटेरा। 1935 में डिटेरा ने खोज की थी। पाषाण काल के पूरा पाषाण काल, मध्य नव पाषाण काल का जो डिवाइडेशन वगैरह हुआ, उन सब में महत्वपूर्ण नाम डिटेरा का आता है। ये येल यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज एसोसिएशन से संबंधित है। इन्होंने खोज की। इन्होंने 3 निष्कर्ष दिए थे, जिसमें से पहला निष्कर्ष ये था, मतलब ये यूनिवर्सिटी का निष्कर्ष माना जाएगा, ये डिटेरा प्रधान है। उसमें निम्न से सोहन प्रणाली के शल्क मिले हैं। माने जो सोहना क्षेत्र है, नर्मदा नदी का जो क्षेत्र है, निचला क्षेत्र है, जिसे हम सोहना क्षेत्र भी कहते हैं, तो वहां सोहना प्रणाली के, उस तरह की प्रणाली के शल्क मिले हैं, बेट मिले हैं, और भी कई चिरनियां, बेलनियां, अन्य हथियार मिले हैं। और एस्चुअली प्रणाली के जो है हस्त कुठार मिले हैं, माने कुल्हाड़ियां मिली हैं, और भी अन्य चीजें मिली हैं। तो एस्चुअली प्रणाली की वस्तुएं मिली हैं और सोहना प्रणाली के सामान मिले हैं निम्न क्षेत्र से। निम्न क्षेत्र मतलब नर्मदा क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र है। हम उर्दू क्षेत्र की बात करें जो थोड़ा सा ऊंचाई पर है, इसको हम कहते हैं चंबल और मालवा। तो जो उर्दू क्षेत्र है, चंबल मालवा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो चंबल से लेकर के मालवा तक का क्षेत्र, मतलब हम जहां जहां चंबल नदी जा रही है और मालवा प्रदेश के होते हुए, जैसे इंदौर और रतलाम होते हुए जब चंबल नदी जाती है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, भिंड मुरैना साइड में, तो उस साइड का पूरा का क्षेत्र है, ऊपर क्षेत्र, इनके बीच को उर्दू क्षेत्र कहेंगे। यहाँ पर पेबुला क्षेत्र, पेबुला से संबंधित औजार हथियार प्राप्त हुए हैं। काली मिट्टी के उपकरण मालवा क्षेत्र से मुख्यतः मिलते हैं। मालवा क्षेत्र की हम बात करेंगे या उच्च क्षेत्र की बात करेंगे तो उन क्षेत्रों से प्राप्त होंगे। उच्च क्षेत्र में होशंगाबाद वगैरह क्षेत्र आते हैं। तो हम पूर्वी क्षेत्र की तरफ, पूर्वी क्षेत्र जा रहे हैं और ऊंचाई क्षेत्र की तरफ आ रहे हैं, तो काली मिट्टी के बने हुए उपकरण प्राप्त होते हैं। नरसिंहगढ़ की बात कर रहे हैं तो नरसिंहगढ़ में खोपड़ी मिली है, मनुष्य की खोपड़ी मिली है। ये भी जो है ये यूनिवर्सिटी के माध्यम से खोजी गई। नर्मदा क्षेत्र में मुख्य खोजकर्ता रहे हैं मैक्राउन, डॉक्टर सांकलिया, खत्री जोशी, सांकलिया और मैक्राउन जो हैं ये डिटेरा के अंडर में ही रहे और इन्होंने खोज की, और ये सारे के सारे येल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से संबंधित लोग हैं। मालवा चंबल जो क्षेत्र है, मतलब हम बात कर रहे हैं इसकी मालवा चंबल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो ये पश्चिमी क्षेत्र रहेगा और उत्तरी क्षेत्र रहेगा। इस क्षेत्र में जो मुख्य खोजकर्ता रहे हैं मालवा चंबल क्षेत्र में वो रहे हैं
आपके खत्री और श्रीवास्तव। सोन नदी क्षेत्र में जो खोज करता है वो है निसार अहमद। निसार अहमद में दक्षिण पूर्व की तरफ जो है खोज की निसार अहमद ने की। तो इस प्रकार से मध्य पाषाण काल को अपन देखते हैं। ये महत्वपूर्ण कुछ खोजें हुई। इसमें डॉक्टर BS वाडकर का नाम प्रमुख है कायथा क्षेत्र में। और भी हम कई क्षेत्र देखें जहाँ जो महत्वपूर्ण रहे, जैसे जावरा, दागदा, होशंगाबाद, रायसेन, कायथा, मालवा क्षेत्र है इधर ये। तो इसके अलावा नवदा टोली, महेश्वर। तो ये सब ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो इतिहास की मध्य प्रदेश के इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये हमारे पूरा पाषाण काल क्षेत्र हो गया। मध्य पाषाण काल में भी लगभग इन्हीं क्षेत्रों में ही ज्यादातर खोजें हुई हैं। हम मध्य पाषाण काल नेक्स्ट वीडियो में